Welcome to Sumit Sir Physics. Today I will discuss about Coulomb's law. आज के जो मेरा लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ जो है, दो चार्ज को अगर हम लोग स्टैटिक में रखते हैं यानी रेस्ट में रखते हैं, मान लीजिए कि एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है, इस दो चार्ज को अगर हम लोग रेस्ट में रखें और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो r है, जो एक स्मॉल ही डिस्टेंस है वो r है। अगर दो चार्ज को हम अगर रेस्ट में रखते हैं या कहीं पे रखते हैं तो एक दूसरे में फोर्स लगता है। हम बताए थे कि अगर प्लस प्लस रहेगा, प्लस चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, या माइनस माइनस रहेगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, या प्लस हो और एक माइनस हो तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इससे क्या मतलब है कि आपका अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो यानी दोनों लाइक चार्ज हो तो उस केस में रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज हो तो अट्रैक्ट करेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों पॉजिटिव हो गया तो लाइक मतलब दोनों एक जैसा है, प्लस प्लस है, या दोनों माइनस माइनस है एक, तो आपको क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब धक्का देगा। यहाँ पे क्या है, एक प्लस एक माइनस, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आज के हम लेक्चर में बात करेंगे कि देखिए कूलम्स लॉ, ये जो कूलम्स लॉ इसी चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसके बारे में बताए थे। तो आप पहले आप ना हो तो इसको लिख सकते हैं डिफिनीशन कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज, जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो हो रहा है वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। मतलब क्या हुआ कि आपका जो दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स जो होगा ये चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब हुआ कि जितना ज्यादा चार्ज का प्रोडक्ट होगा उतना ही ज्यादा फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा यहाँ पे। यानी क्या हुआ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी क्या हुआ, इनवर्सली, देखिए डायरेक्टली समझिए कि अगर दो चार्ज पे दो चार्ज है, दोनों चार्ज को हम लोग रख दिए तो एक क्या करेगा, ये चार्ज इस पे धक्का लगाएगा, ये चार्ज इस पे धक्का लगाएगा, मतलब जो भी है पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, मतलब समझिए कि दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स लगेगा, वो जो फोर्स का जो वैल्यू होगा यानी मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। मतलब कि दोनों चार्ज के प्रोडक्ट जितना ज्यादा हो उसके बीच में उतना ही क्या होगा, आपका दोनों चार्ज के बीच में जो आपका फोर्स उतना ही ज्यादा हो जितना ही दोनों चार्ज के प्रोडक्ट ज्यादा हो। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर ये 5 कूलम है ये 10 कूलम, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 50। अगर मान लीजिए 10 कूलम ले लेते हैं 20 कूलम, तो इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, इसका 200 आ रहा है। तो आपका देखिए इसमें कितना टाइम्स हो गया, इसमें जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स। मतलब समझिए कि फोर्स डायरेक्टली प्रोडक्ट का चार्ज, और इनवर्सली मतलब उल्टा कि अगर मान लीजिए इतना पे चार्ज रखे हैं अब इतना दूरी पे कर दें, आप खुद सोच सकते हैं कि अगर नजदीक रखें तो क्या होगा, फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा, लेकिन अगर दूर रख रहे चार्ज को तो इफेक्ट कम होगा। सिंपल। जो ऐसे नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ उसमें, तो ऑलरेडी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में मैग्नेट का भी पढ़ेंगे कि मैग्नेट जैसे देखते हैं ना कि दो मैग्नेट को हम लोग पास में रखते थे ज्यादा फोर्स लगता है, दूर रख देते तो कम लगता है। तो उसी तरह से यहाँ पे चार्ज के अगर बीच के सेपरेशन को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। मतलब प्रोडक्ट अगर बढ़ा रहे हैं तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली का मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनवर्सली। अगर ये r को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो ये मेरा हो गया इनवर्सली और ये हो गया मेरा डायरेक्टली। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए पहले दोनों का हम इक्वेशन अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और नीचे क्या हो जाएगा r²। यही चीज को दोनों कंबाइन कर दिए, ये नीचे टर्म था तो नीचे कर दिए, दोनों ऊपर है तो ऊपर। ये जो कि आपका फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड r इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, जो इसके बीच का सेपरेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पे जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम क्या है, k, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, k Q1 Q2 by r²। तो ये मेरा हो गया कूलम्स लॉ, जो फोर्स जो दिए थे उसका फार्मूला। अब यहाँ पे k क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि k क्या हो गया आपका, k है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या बोल सकते हैं हम लोग कूलम्बिक कांस्टेंट, या इसको हम ठीक है इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे k का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 9 × 10⁹, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो k के इक्वल टू क्या होगा, 9 × 10⁻⁹
9। यहाँ पर देखिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो आप खुद सोचिए, यूनिट निकालने के लिए के का यूनिट निकालना है तो आर को इधर लाना होगा, यानी एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। मतलब देखिए यहाँ से देखते हैं हम लोग कि एफ का वैल्यू फॉर्मूला क्या पर है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। तो यहाँ पर देखिए फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। आर के स्क्वायर है, डिस्टेंस जब भी मेजर करते हैं किस मीटर में, तो क्या हो गया मीटर के स्क्वायर। अब बाई कूलम, चार्ज का क्या होता है कूलम, कूलम इनटू कूलम क्या हो जाएगा, कूलम का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर। वहां पर देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर -2। तो ये मेरा हो गया के कांस्टेंट, और इसका वैल्यू आपका एक बोर्ड में जब देखा जाएगा तो बिहार बोर्ड में इसका वैल्यू भी पूछ देता है नॉर्मल, लेकिन ये सब सीबीएसई में उम्मीद भी नहीं रखिएगा। क्या हो गया, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक ए भी होता है, इसको क्या पढ़ रहे हैं एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी। इसके बारे में डिटेल हम एक लेक्चर ही डालेंगे, परमिटिविटी। इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम का होता है आपका परमिटिविटी होता है आपका इतना, ठीक है। इसका यूनिट भी आप जो भी है डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हम अभी कूलम्स लॉ देखे, तो कूलम्स लॉ में क्या बोले कि अगर दो चार्ज को स्मॉल सेपरेशन पे रखते हैं तो दोनों के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। और जो फोर्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और उसके बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहां से मेरा हट के एक फार्मूला आ गया, जी फार्मूला आ गया। तो ये मेरा कूलम्स लॉ हुआ। अगर देखिए अब ये जो फोर्स का जो फोर्स है, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके कि ये आपका बल, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए जो इसका डायरेक्शन जो होता है कूलम्स लॉ को इंपॉर्टेंट पॉइंट में ऑलरेडी लिखाएंगे। इसका डायरेक्शन होता है जो लाइन ज्वाइन करते हैं उसी के लॉन्ग होता है। मान लीजिए कि इस दोनों अगर प्लस प्लस चार्ज है, अभी तो दिख भी रहा है, प्लस प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, तो आप ये चार्ज इसको इधर धक्का देगा, यानी रिपेल करेगा, यानी क्या हुआ, फोर्स ऑन चार्ज 1/2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। अगर हम लोग इस पे देखा जाए तो इस पे क्या होगा, फोर्स जो दूसरा चार्ज पे पहला चार्ज उसको धक्का देगा, यानी फोर्स ऑन 2/1। इसको लिखने का तरीका, तो ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, इसके मतलब लाइन जिधर ज्वाइन करेंगे उसी के लॉन्ग फोर्स के डायरेक्शन होगा। और ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो दोनों का जो मैग्नीट्यूड मतलब ये मॉडुलस जो मैग्नीट्यूड होगा, ये दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। मतलब देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ही समझिए, यहाँ पे जितना ये उसको धक्का देगा उतना ही ये इसको इधर धक्का देगा, और ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यानी क्या हुआ कि आपका एक कूलम्स लॉ होगा। आप इसको डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, force of interaction between two charge is directly proportional to product of their charge and inversely proportional to square of distance between them। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और इस तरह से आपका आया ये आपका कूलम्स लॉ। अगर वही प्लस रहता तो रिपेल, अगर दोनों माइनस रहता तो रिपेल, और एक प्लस एक माइनस रहता तो अट्रैक्ट, मतलब लाइक रहता तो रिपेल, अनलाइक रहता तो अट्रैक्ट। तो ये मेरा कूलम्स लॉ हुआ। अब इसी चीज को हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला को क्या लिखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अगर देखिए जैसे यहीं पे देखिए कि फोर्स का जो फॉर्मूला आया, ठीक है, वो फोर्स का फॉर्मूला, इसको हम देखिए जो फोर्स का फॉर्मूला आया वो क्या आया, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ चार्ज को 2 टाइम्स कर दे रहे हैं तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर डिस्टेंस को हाफ कर दे, मतलब आधा कर दे, तो उसका फोर्स कम है कि बढ़ेगा, फोर्स तो कम जाएगा, क्योंकि सेपरेशन क्या है, कमा दिए, तो हाफ कर दिए तो उस पे स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पे इस तरह से समझ गया आपका कूलम्स लॉ। पॉइंट्स रिगार्डिंग कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के बाद में उसके रिगार्डिंग पॉइंट देख रहे हैं। ये भी बोल सकते हैं लिमिटेशन, मतलब क्या क्या इसका लिमिटेशन है कूलम्स लॉ का, मतलब कूलम्स लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं हम कूलम्स लॉ जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसका लिमिटेशन तो क्या है, इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज एट रेस्ट। वो पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है। पॉइंट चार्ज कहने का मतलब कि
कि कहीं पे चार्ज इकट्ठा हो पॉइंट के फॉर्म इस तरह से, ऐसा नहीं कि आपका क्या हो कि कैसा बॉडी हो जाए, लार्ज बॉडी हो, इससे प्लैनेटरी जो प्लैनेट के लिए उस तरह की बॉडी हो, तो उसके लिए एप्लीकेबल है। इसमें मान लीजिए अगर चार्ज भर दें और बोले कि इसके लिए कूलम बताइए कि इसके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका सेपरेशन फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि चाहे वो जो भी है टोटल चार्ज, उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं किए हुए किसी पॉइंट चार्ज। आपको ये नहीं समझिए कि इट इज ओनली एप्लीकेबल किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। और दूसरा पॉइंट, ये चार्ज कैसे में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। चार्ज किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। तो ये एप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज के लिए, और चार्ज किस में होना चाहिए, रेस्ट में। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि जो इसके सेपरेशन होता है वो सेपरेशन स्मॉल होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि जो ये दोनों चार्ज जो रखे थे हम लोग, जो Q1 चार्ज और Q2 चार्ज रखे थे, ये दोनों को सेम मीडियम में रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक को दूसरे मीडियम में रख दें और एक को दूसरे मीडियम में, ऐसा नहीं। तो ये आपका उसका लिमिटेशन हुआ किसका, ये आपका कूलम्ब्स लॉ का। तो नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे इसका रिलेटिव परमिटिविटी, जो आपका जो हम लोग देख रहे थे अभी परमिटिविटी जो देखे हैं हम लोग, तो परमिटिविटी आप बताए हैं कि वो जो एप्सिलॉन जो लिख रहे थे और जो म्यू नॉट जो लिख रहे थे वाला, जो म्यू नॉट लिखे हैं वो क्या बोले हैं, परमिटिविटी। तो परमिटिविटी ये किसके लिए लिखे थे, फॉर वैक्यूम के लिए लिखे थे, वैक्यूम के लिए लिखे थे। मान लीजिए कि अगर मीडियम को चेंज कर दे तो उसके लिए क्या होगा, इसीलिए हम लोग पहले पढ़ लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, यानी क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग लिख रहे हैं इससे, यहाँ पे जो लिख दिए इन्होंने आर लिख रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पे लिख जाएगा कि आर इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी मीडियम का बोल सकते हैं बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यहाँ पे ये बोल सकते हैं। मीडियम का हम लोग लिख देते हैं ई, और यहाँ पे क्या लिखते हैं ई नॉट। यानी क्या होता है कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है उसको क्या बोल सकते हैं, ई इक्वल टू ई नॉट। तो ये क्या हो गया कि किसी मीडियम का अगर रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहेगा और वैक्यूम का हमको पता है, तो हम लोग उस मीडियम का निकाल सकते हैं ई आर इंटू नॉट। और इसका हम लोग वैल्यू जानते हैं कि ई नॉट का एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि निकाल सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर उसी चार्ज को कि अगर हम लोग जो रखे थे, ये जो अभी मान लीजिए कि हम लोग वैक्यूम में रखे हुए हैं, अगर उसी में हम लोग क्या करें दूसरे मीडियम में रख दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा, तो उसके केस में क्या हो जाएगा कि आपका जो फोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो देखिए कि ये जो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि जो रिलेटिव परमिटिविटी जो आया मेरा ई आर, उसका जो वैल्यू होता है वह 1 से बड़ा और इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी और उससे क्या होता है आपका, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी का आपका ये वैल्यू है। अगर जब देख रहे हैं हम लोग रिलेटिव देख रहे हैं हम लोग, तो एयर का क्या हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी किसके लिए, एयर के लिए 1 हो जाएगा, और मेटल के लिए जब देख रहे हैं तो मेटल के लिए क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। ये लिख लीजिएगा, मान लीजिए कि कभी पूछ दे तो इसलिए आप इसको लिख लीजिएगा, ये रिलेटिव परमिटिविटी एयर के लिए। आप एयर के लिए खुद सोच सकते हैं कि एयर में लिख रहे तो हम क्या लिखेंगे, आप रिलेटिव परमिटिविटी उसका अब इसका दोनों का जो सेम हो जाता है, कट करके क्या होता है 1 आ जाता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी हो गया आपका। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी देखते हैं।